नमस्कार बच्चों, मैं संतोष कुमार फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल संतोष टीचिंग हब में। और बच्चों, आज हम लोग जो है क्लास 9th का पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है ना, पॉलिटी का चैप्टर नंबर 3 जो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उसको जो है NCERT का लाइन बाय लाइन हम लोग आज इस सेशन में करेंगे। मेनली हम लोग चलते हैं सबसे पहले ओवरव्यू में। तो ओवरव्यू में हम लोगों को पता चलेगा क्या कि इस चैप्टर में मेनली हम लोगों को पढ़ना क्या है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है वो देखते हैं। देखिए, इस चैप्टर में हम लोग जो है बोला जा रहा है कि वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शंस आर नेसेसरी, है ना। तो सबसे पहले बोला जा रहा है कि हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे। हम लोग यह समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है ना। इलेक्शंस क्यों जरूरी है एंड यूजफुल इन ए डेमोक्रेसी। और इलेक्शंस का जो है क्या यूजफुलनेस है, क्या नीड है। साथ में हम लोग यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ इलेक्टोरल कंपटीशन एमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल। बोला जा रहा है कि ये जो इलेक्टोरल कंपटीशन होता है, मतलब जब इलेक्शंस होती है तो उस समय जो है पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में जो कंपटीशन होता है, जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके बीच में जो है आपका कंपटीशन होता है, तो वो जो है लोगों को कैसे सर्व करती है। साथ में हम लोग इस चैप्टर में और क्या पढ़ेंगे, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। बोला जाए कि कैसे जो है इलेक्शंस डेमोक्रेटिक बनाता है। किसी भी नेशन को जो है इलेक्शन जो है आपका कैसे डेमोक्रेटिक बनाता है। साथ में जो है हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे, है ना, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। बोला जा रहा है कि इस चैप्टर में और हम लोग जो है डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होता है और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस क्या होते हैं, है ना। तो हम लोगों को इतना जो है टॉपिक्स को कवर करना है इस चैप्टर में। तो चलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला टॉपिक है 3.1 का वाई इलेक्शंस। बोला जाए कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है ना। इलेक्शंस आपका क्यों जरूरी है। असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। हरियाणा का जो असेंबली का इलेक्शन हो रहा था उसके बारे में जो है सबसे पहले स्टार्ट किया जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग को यह समझना है कि लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कितने होते हैं, है ना। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो देखिए, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के कितने लेवल्स होते हैं आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, है ना। तो गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं। कितने लेवल्स? 3 लेवल्स है। पहला आपका सेंट्रल लेवल, दूसरा है आपका क्या, स्टेट लेवल, और तीसरा है आपका, थर्ड है आपका लोकल लेवल, है ना। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो है 3 होते हैं। पहला है आपका सेंट्रल लेवल, दूसरा है आपका स्टेट लेवल, और तीसरा है आपका लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल जो होता है, सेंट्रल लेवल का जो इलेक्शंस होते हैं, जो गवर्नमेंट होता है, तो सेंट्रल लेवल का इलेक्शंस जो है, जो पार्लियामेंट का इलेक्शंस होता है उसे बोला जाता है ना। जो पार्लियामेंट का इलेक्शंस होता है, जो लोग एमपी बनते हैं, इससे क्या बनते हैं, एमपी बनते हैं, है ना। स्टेट लेवल में क्या है आपका कि ये किसी भी स्टेट में होगा, और जब
स्टेट असेंबली इसे बोला जाता है ना, स्टेट असेंबली बोला जाता है। और इस स्टेट असेंबली के इलेक्शंस में लोग जो है क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं। क्या बनते हैं, एमएलए बनते हैं। और लोकल लेवल का जब इलेक्शंस होता है, उस तरह लोकल लेवल का जो गवर्नमेंट होता है, ये पंचायती लेवल को बोला जाता है, पंचायत, है ना, पंचायत। और नहीं तो जो गांव आपका शहर क्षेत्र में पाया जाता है उसको बोला जाता है क्या, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर निगम जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हुआ। तो आपका जो स्टार्टिंग है आपका दिया हुआ है हरियाणा स्टेट असेंबली का इलेक्शंस, मतलब हरियाणा में इलेक्शंस हुआ होगा, उसके बारे में कुछ जो है कटआउट दिया हुआ है, पेपर का कटआउट है। हम लोग अब उसको देखते हैं। देखिए क्या है, हरियाणा असेंबली इलेक्शंस, है ना, असेंबली इलेक्शंस इन हरियाणा। The time is after midnight. An expectant crowd sitting for the past 5 hours in a chalk of town is waiting for its leader to come. देखिए बोला जा रहा है कि आधी रात का समय हो चुका है और जो दर्शक हैं, जो पब्लिक हैं, अपने लीडर्स का आगमन के लिए, आने के लिए जो है ना वो वेट कर रहे हैं। मतलब कोई लीडर आने वाला है, अपना भाषण देंगे और उस भाषण को सुनने के लिए लोग जो है किसी जगह पे जो है वो क्या है, इकट्ठा हुए हैं। द ऑर्गेनाइजर्स assured and reassured the crowd that he would be here any moment. जो ऑर्गेनाइजर था वो बार बार एश्योर कर रहा था कि अब नेताजी आने ही वाले हैं, अब नेताजी जो है पहुंचने ही वाले हैं, कुछ ही देर में जो है नेताजी क्या होने वाले हैं, पहुंच जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजर बार बार जो है ये एश्योर कर रहा था लोगों को। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर अ पासिंग व्हीकल कम्स दैट वे। देखिए क्राउड जो है, जो भीड़ थी, वो बार बार जो है खड़ा हो जाते थे लोग। क्यों, कोई भी गाड़ी जो है, कोई भी व्हीकल्स जो है, वो जब वहां से क्रॉस करता था तो उन्हें लगता था कि उनका लीडर जो है, जिनका वो भाषण सुनने के लिए इतने रात तक जो है वेट कर रहे हैं, मिडनाइट का समय हो चुका है और उस समय तक जो है वो लोग जो है अपने लीडर का जो है भाषण सुनने के लिए जो है ना, अपनी लीडर का बात सुनने के लिए वो वेट करे। तो कोई भी बाइक जाता है, कोई भी व्हीकल्स जाता है ना, कोई भी व्हीकल्स जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे नेताजी, हमारे लीडर क्या हो चुके हैं, आ चुके हैं। और वो लीडर कौन है वो देखिएगा, द लीडर इज मिस्टर देवीलाल। वो लीडर कौन है, वो लीडर है देवीलाल, है ना। ये लीडर है आप कौन, देवीलाल लीडर है, चीफ ऑफ हरियाणा संघर्ष समिति। उस लीडर का नाम क्या था, देवीलाल था, जो हरियाणा संघर्ष समिति के क्या थे, चीफ थे, मुखिया थे। हु वाज टू एड्रेस ए मीटिंग इन करनाल ऑन थर्सडे नाइट। और यही जो है उस रात को जो है वो वहां पे भाषण देने वाले थे। द 76 years old leader, it is very busy man these days। देखिए बोला जाए कि देवीलाल का एज क्या है, तो 76 ईयर ओल्ड है और साथ में बोला जाए कि वो बहुत बिजी मैन है। समझिएगा बात को कि उनका एज 76 जो है ईयर्स ओल्ड है वो, और फिर भी जो है बोला जा रहा है उनके बारे में कि वो बहुत ही बिजी पर्सन है अभी। His day starts at 8 AM and ends after 11 PM। बोला जा रहा है कि उनका दैनिक जो कार्य है अभी स्टार्ट हो जाता है, सुबह 8 बजे वो निकलते हैं और 11 बजे रात तक जो है वो सभा संबोधित करते हैं, भाषण देते हैं, लोगों से मिलते हैं। He had already addressed 9 elections meetings since morning। बोला जाए कि उस रात वो ऑलरेडी, उस दिन जो है आपका
9 मीटिंग्स को एड्रेस कर चुके हैं, 9 भाषणों में जो है 9 रैलियों को उन्होंने 9 रैली उन्होंने कर चुका है, और ये क्या था, 10वां था। और बीन कंडक्टिंग constantly address public meetings for the past 23 months and preparing for this election। और देखिए ये मेहनत जो है मिस्टर देवीलाल जो है पिछले 23 मंथ से कर रहे थे, है ना। सभा का संबोधन करना, इतना मेहनत करना, सुबह 8 बजे से निकलना, रात के 11 बजे तक जो है वो पर्सन बिजी हैं, और वो पिछले 23 मंथ से जो है उनका ये जो है दिनचर्या है, शेड्यूल है। अब देखिए वो न्यूज़पेपर का क्या था, कटलेट था, कटआउट था, है ना। अब बोला जा रहा है क्या, दिस न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा इन 1987। देखिए ये जो न्यूज़पेपर का जो कटआउट है, बोला जा रहा है कि 1987 में इलेक्शंस होने वाला था, उसके बारे में है। 1987 में जो है कहाँ इलेक्शन होने वाला था, हरियाणा में। कहाँ होने वाला था, हरियाणा में, है ना। तो हरियाणा स्टेट असेंबली का इलेक्शन होने वाला था 1987 में। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय अ कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982। देखिए बोला जा रहा है कि जब 1982 का इलेक्शन हुआ था तो उस समय जो है किसकी सरकार बनी थी, उस समय गवर्नमेंट का फॉर्मेशन जो हुआ था वो हुआ था कांग्रेस पार्टी का। मतलब 1982 में जो है मेजोरिटी में कौन सी पार्टी आई थी, 1982 में जो है आपका कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। कौन, तो कांग्रेस पार्टी जीत कर आई थी। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। एक वर्ड आया है बाबू यहाँ पे समझिएगा, आपको क्लास 10th में फिर से आपको मिलेगा, अपोजिशन, है ना, अपोजिशन लीडर, समझिएगा, है ना। फिर से हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है, एकदम आराम से समझते हुए हम लोग इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। देखिएगा गवर्नमेंट जो बनता है तो गवर्नमेंट में जो है एक पार्टी ऐसी होती है जो मेजोरिटी में आती है, और दूसरी ऐसी पार्टी होती है जो मेजोरिटी जो है नहीं लाती है, माइनॉरिटी में रहती है। समझिएगा, मेजोरिटी में जो पार्टी आती है यही गवर्नमेंट का जो है फॉर्मेशन करती है, सरकार में यही पार्टी होती है, उसको बोलते हैं रूलिंग पार्टी। कौन सी पार्टी, रूलिंग पार्टी बोलते हैं बाबू। और जो चुनाव हार जाती है, जो पार्टी चुनाव हार जाती है, जो ज्यादा सीट जीतकर नहीं आती है, वो कहलाती है क्या, आपका अपोजिशन पार्टी। कौन सी पार्टी कहलाती है, अपोजिशन पार्टी कहलाती है। तो समझिएगा कि 1982 में जब इलेक्शंस हुआ था, 1982 में जब इलेक्शंस हुआ था तो क्या था कि 1982 के इलेक्शंस में जो है आपका कांग्रेस पार्टी जीतकर आई थी, है ना, कांग्रेस पार्टी जीतकर आई। तब जो है रूलिंग पार्टी कौन कहलाएगी, रूलिंग पार्टी जिसके पास मेजोरिटी है, जो सबसे ज्यादा सीट जीतकर आई थी वो थी कांग्रेस। और जो पार्टी चुनाव जीतकर नहीं आई, जिसके पास जो है मेजोरिटी नहीं है, वो अपोजिशन पार्टी कहलाई, है ना। तो वही बात वहां पे बोला जा रहा था आप लोगों को कि अपोजिशन पार्टी के वो लीडर थे। 1982 का जब इलेक्शंस हुआ था, जब देवीलाल की पार्टी जो है चुनाव जीतकर नहीं आई थी, तो उस समय वो किसका रोल निभा रहे थे, अपोजिशन लीडर का रोल निभा रहे थे।
और उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, उस मूवमेंट का नाम क्या था? न्याय युद्ध, है ना। जब 1982 में देवीलाल की पार्टी हार जाती है, उसके बाद वो जो है अपोजिशन का रोल निभाते हैं, तो उन्होंने एक आंदोलन चलाया, न्याय युद्ध करके जो है आंदोलन चलाया, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, एंड फॉर्म्ड न्यू पार्टी। और उसके बाद जो है एक नई पार्टी वो बनाते हैं, उस पार्टी का नाम क्या होता है? लोकदल, है ना। वो पार्टी का नाम क्या है? लोकदल है। His party joined other opposition parties to form a front against the Congress in the elections। देखिए 1987 का इलेक्शंस होने वाला था, तो वो जो देवीलाल का जो पार्टी था, कौन सा? लोकदल। लोकदल जो है और जो है बीजेपी के साथ मिलती है ना, और वो मिलकर जो है चुनाव लड़ती है, एक नया फ्रंट जो है खड़ा करती है, मतलब लोकदल और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ रही है। इन द इलेक्शंस कैंपेन देवीलाल सेड दैट इफ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शंस, और जब वो इलेक्शंस का कैंपेन कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो देवीलाल ने एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया? वो प्रॉमिस करते हैं क्या कि if the government would waive the loans of farmers and a small businessmen। वो प्रॉमिस करते हैं कि अगर जो है हमारी सरकार बनती है, तो जो किसानों का जो लोन है, स्मॉल फार्मर्स का जो लोन है, स्मॉल बिजनेसमैन का जो लोन है, वो लोन क्या कर दिया जाएगा? माफ कर दिया जाएगा। ही प्रॉमिस्ड दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। देखिए, और उनका कहना था कि हमारी सरकार जैसे ही बनती है, तो ऐसा नहीं है कि हम 5 साल के बाद जो है, 5 साल होने वाला रहेगा, कंप्लीट होने वाला रहेगा, तब हम जो है किसानों का लोन माफ करेंगे। नहीं, इनका कहना क्या है? इनका कहना था, इन्होंने प्रॉमिस किया कि अगर हमारी सरकार बनती है, तो सरकार बनते ही जो है सबसे पहले जो है हम लोग क्या करेंगे? ये लोन को जो है माफ करने का काम करेंगे। पहला एक्शन जो है वो हमारा यही रहेगा कि लोन माफ करें। द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि जो 1982 में जो मेजोरिटी में आई थी, जो कांग्रेस पार्टी थी, उस पार्टी से जो है लोग जो है हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। साथ में देवीलाल जी ने जो प्रॉमिस किया था, उससे लोग आकर्षित हो गए, उनकी बातों में आ गए। सो व्हेन इलेक्शंस वर हेल्ड, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोकदल। देखिए, जब इलेक्शन हुआ, है ना, जब इलेक्शन हुआ, तो लोकदल को जो है बढ़ चढ़ कर लोगों ने जो है वोट दिया। मतलब जब इलेक्शंस हुआ, तो उस इलेक्शंस में जो है देवीलाल की पार्टी को लोगों ने ज्यादा पसंद किया, है ना। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट्स। और जब इलेक्शंस होता है, तो उस इलेक्शंस में जो है 90 सीट्स में से 90 सीट में से लोकदल को मिलता है, लोकदल और उसके पार्टनर्स को, है ना। लोकदल और उसके पार्टनर्स को मिलता है 90 सीट में से कितना सीट? 76 सीट जो है लोकदल और उसके पार्टनर में कौन थे? बीजेपी था, है ना। अब देखिए, लोकदल अलोन वॉन 66 एंड thus had a clear majority in the assembly। अकेला जो है लोकदल को उस हरियाणा स्टेट असेंबली में जो है कितना जो है सीट जीत कर आए वो, तो वो उनको जो है लोकदल को जो है कितना सीट मिला? 66 मिला। 60 सीट जीतकर वो लोकदल की पार्टी आई अकेले, और पार्टनर्स को मिलाकर कितना टोटल सीट जीत कर आए? 76 सीट जीत कर आए।
मतलब लोक दल जो है आपका 60 सीट अकेली जीतती है और 16 सीट जो है उसके पार्टनर्स जीत कर आते हैं। इसलिए मेजोरिटी में कौन है? मेजोरिटी में जो है आपका लोक दल है और उसके पार्टनर है। द कांग्रेस वुड कुड विन ओनली 5 सीट्स। और कांग्रेस को जो है कितनी सीट आती है, कितनी सीट वो जीत कर आते हैं? कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट पे जो है वो जीत मिलती है। अब देखिए, वंस द इलेक्शन रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइंड। देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि जब 1987 का जो है रिजल्ट आया, रिजल्ट अनाउंस हुआ, जब काउंटिंग हुई, तो उसके बाद जो है जो 1982 के इलेक्शंस जीतने के बाद जो चीफ मिनिस्टर बने थे, उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने रिजाइन कर दिया। क्योंकि 1987 में जो है किस पार्टी को मेजोरिटी मिली? वो मिला लोक दल को। तो उससे पहले जो चीफ मिनिस्टर बने हुए थे, जो सीएम थे, उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दैट इज एमएलए ऑफ लोक दल, चूज देवीलाल एज देयर लीडर। अब देखिए, जो नई इलेक्टेड मेंबर्स चुनकर आए थे हरियाणा के स्टेट असेंबली में, जो नए जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आए, उनमें से उस लोक दल के एमएलए ने क्या किया कि देवीलाल को जो है क्या चुना? अपना लीडर चुना। देवीलाल को क्या चुना? लीडर चुना बाबू। देवीलाल को लीडर चुन लिया। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। और गवर्नर क्या करते हैं कि देवीलाल को जब लीडर उन्हें चुन लिया गया लोक दल के द्वारा, है ना, तो गवर्नर उनको क्या करते हैं? इनवाइट करते हैं कि आप जो है क्या बन जाएं? सीएम बन जाए। चूंकि सीएम के लिए जो है लोक दल ने किसे चुना है? लोक दल के मेंबर्स ने किसे चुना था? देवीलाल जी को चुना था। 3 days after the elections results were declared, he became the chief minister। जब इलेक्शंस का जो है 3 दिन के बाद जो है, इलेक्शंस का नहीं, आपका इलेक्शंस का रिजल्ट के बाद, मतलब जब रिजल्ट होता है उसके 3 दिन के बाद जो है देवीलाल जी क्या बन जाते हैं? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं। As soon as he became the chief minister, his government issued a government order waiving the outstanding loans of a small farmers, agricultural laborers and a small businessmen। बोला जा रहा है कि जब देवीलाल जो है सीएम बन जाते हैं तो वो क्या करते हैं? उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया। किस मामले में? किस जो है सेक्टर पे? तो बोला जा रहा है कि उन्होंने जो प्रॉमिस किया था, है ना, कि स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन का लोन क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। तो वो ऑर्डर उन्होंने दे दिया, है ना। गवर्नमेंट ऑर्डर्स आ गई कि उनका जो लोन है वो क्या कर दिया जाए? माफ कर दिया जाए, है ना। लोन माफ करने का जो है वो ऑर्डर आ गया। स्मॉल फार्मर्स का लोन था, एग्रीकल्चरल लेबरर्स था, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेबर्स का काम करते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन का जो लोन था, सबका लोन क्या कर दिया गया? माफ कर दिया गया। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 years। अब देखिए, उनकी पार्टी जो है कितने सालों तक जो है रूल कर पाई हरियाणा में? तो 4 सालों के लिए वो शासन करती है, वो रूल करते हैं। द नेक्स्ट इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1991। बोला जाए कि अगला इलेक्शंस कब होने वाला था? तो अगला इलेक्शन जो है 1991 में होने वाला था। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। देखिए, जब 1991 का इलेक्शन हुआ
तो बोला जा रहा है कि उस समय जो है देवीलाल जी का जो पार्टी था लोकदल, वो बहुमत में नहीं आती है, लोगों का जो है सपोर्ट नहीं पाती है, मतलब मेजोरिटी में नहीं आती है। देखिएगा, द कांग्रेस वॉन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। बोला जाए कि जब 1991 में इलेक्शन होता है तो फिर से जो है सरकार में कौन आ जाती है, कौन सी पार्टी? कांग्रेस पार्टी जो है फिर से सरकार में आ जाती है ना। अब देखिए दो बच्चों का यहाँ पे क्या है, बातचीत है ना। अब हम लोग जो है उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि वो बच्चे जो है सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। इलेक्शंस कैन लीड टू चेंजेस इन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। बोला जा रहा है कि इलेक्शंस के कारण जो है गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्या ये सही है या गलत है? सही है, बिल्कुल सही है। देखिएगा अभी आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी जब 1982 में जीतकर आई थी तो उस पार्टी ने जो है स्मॉल बिजनेसमैन या स्मॉल फार्मर्स या लेबरर्स के बारे में जो है वो विचार नहीं की, उसने नहीं सोचा कि इनकी लोन को क्या कर दिया जाए, माफ कर दिया जाए। लेकिन जब इलेक्शंस हुआ, सरकार बदला, है ना, तो गवर्नमेंट का पॉलिसी भी क्या हुआ, चेंज हुआ। तब तो उन्होंने प्रॉमिस जो किया था, प्रॉमिस करने के बाद इसलिए तो उनका जो है लोन क्या कर दिया गया था, माफ कर दिया गया था। तो ये सही है, बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, द गवर्नर इन्वाइटेड देवीलाल टू बिकम चीफ मिनिस्टर बिकॉज ही वॉज इम्प्रेस्ड विथ हिज स्पीचेज। देखिए बोला जा रहा है सेकंड पॉइंट क्या है कि गवर्नर ने देवीलाल जी को इसलिए चीफ मिनिस्टर जो है सीएम बनने के लिए जो है इनवाइट किया। क्यों? क्योंकि उनके स्पीचेस से, उनके भाषणों से जो है गवर्नर क्या थे, इम्प्रेस हो गए थे। इसके कारण उन्होंने जो है इनवाइट किया था क्या देवीलाल जी को? नहीं, देवीलाल जी के पास क्या था, मेजोरिटी था। तो यह स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया आपका। थर्ड है, पीपल आर अनहैप्पी विथ एवरी रूलिंग पार्टी एंड वोट अगेंस्ट इट इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। देखिए पीपल आर अनहैप्पी विथ एवरी रूलिंग पार्टी, बोला जाए कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो है, रूलिंग पार्टी से जो है लोग नाखुश होते हैं, अनहैप्पी होते हैं, और इसलिए जो है इलेक्शंस में जो है उनके अगेंस्ट में लोग वोट देते हैं। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा है कि हर इलेक्शंस में जो है सरकार बदल जाती है, नहीं बदलती है। बहुत जगहों पे आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहां पे जो है अगले इलेक्शंस में भी वही पार्टी चुनकर आती है जो पहले से मेजोरिटी में थी, जो पहले से रूलिंग पार्टी थी, है ना। तो ये गलत हो गया। द पार्टी डेट विंस द इलेक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट, जो पार्टी इलेक्शंस जीतती है, जो सबसे ज्यादा जो है सीट जीत कर लाती है, वो सरकार बनाती है, ये भी सही है ना। दिस इलेक्शन लेड टू ए लॉट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन हरियाणा। देखिए ये जो इलेक्शन हुआ था तो उस इलेक्शन के बारे में बोला जा रहा है कि हरियाणा में इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ। देखिए इसके ऊपर जो है ये क्लियर कट जो है इस आपका स्टेटमेंट नहीं है ना। हो सकता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पार्टी जो जीत कर आई है उसका पॉलिसी जो है, पॉलिसी उल्टा हो जाता है, मतलब वो डेवलपमेंट होना चाहिए था, डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो वो हो सकता है ना, कि डेवलपमेंट हो भी और डेवलपमेंट नहीं भी हो, है ना। तो ये जो है ये कोई कंक्लूजन नहीं निकला। द कांग्रेस चीफ मिनिस्टर नीड नॉट हैव रिजाइंड आफ्टर हिज पार्टी लॉस्ट इलेक्शंस, है ना। बोला जा रहा है कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर को रिजाइन नहीं देना चाहिए था इलेक्शंस हारने के बाद, है ना। तो ये क्या है, ये सही है या गलत है? गलत है, बिल्कुल गलत है। जब उनके पास मेजोरिटी नहीं था तो उनको रिजाइन करना ही पड़ता, है ना। तो ये जो है दो बच्चों का जो है क्या था, बातचीत था, और हम लोगों को देखना था कि ये जो बच्चे बात किए हैं जगदीप और नवप्रीत,
वो कौन सा स्टेटमेंट उन्होंने सही बोला था। अब आपके सामने जो है टॉपिक है, व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। इलेक्शंस का क्या नीड है, क्यों जरूरी है इलेक्शंस, है ना। इलेक्शंस टेक प्लेस रेगुलरली इन एनी डेमोक्रेसी। बोला जाए कि इलेक्शंस जो है डेमोक्रेसी में रेगुलरली होते रहते हैं, है ना। जहां भी डेमोक्रेसी है तो वहां पे इलेक्शंस होते रहता है। देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। बोला जा रहा है कि दुनिया में जो है 100 से भी ज्यादा कंट्रीज है जहां पे क्या है कि लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं। मतलब इलेक्शंस होता है वहां पे और उस कंडीशंस में जो है ना अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं। वी ऑल्सो read that elections are held in many countries that are not democratic। बोला जा रहा है कि हम लोगों ने पढ़ा भी है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज है जहां पे जो है इलेक्शंस नहीं होता है, वो डेमोक्रेटिक नहीं है। बट व्हाई डू वी नीड इलेक्शंस। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इलेक्शंस क्यों जरूरी है ना। लेट अस ट्राई टू इमेजिन अ डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस। बोला जाए कि चलिए एक इमेजिनेशन करते हैं, एक ऐसा कंडीशन लेते हैं, एक ऐसा डेमोक्रेसी लेते हैं जहां पे इलेक्शंस नहीं होता है। मतलब एक कंडीशन लेना है, एक केस है कि एक ऐसा कंडीशन है कि डेमोक्रेसी तो है लेकिन इलेक्शंस नहीं होते हैं। अ रूल ऑफ द पीपल्स इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शंस। बोला जा रहा है क्या कि लोगों का शासन, मतलब लोगों के द्वारा जो है रूल किया जा सकता है। डेमोक्रेसी क्या है, लोगों के लिए, है ना। इट इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो बोला जा रहा है कि चलिए एक ऐसा डेमोक्रेसी की बात करते हैं जहां पे इलेक्शंस नहीं होता है। तो वही आगे बोला जा रहा है, अ रूल ऑफ पीपल इज पॉसिबल। बोला कि हम लोग को कोई इलेक्शंस का जरूरी नहीं है। लोग जो है खुद स्वयं जो है वो क्या कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। कैसे शासन करेंगे, तो द पीपल कैन सीट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल द डिसीजन। बिना इलेक्शंस का भी तो है डिसीजन लिया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि सभी लोगों को जो है एक जगह बैठना होगा, लोग जो है क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा कब होगा बाबू, समझिएगा। ऐसा जो है बड़े प्रदेशों में नहीं होगा, जहां पे पॉपुलेशन जो है वास्ट है, जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो वो जो है ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन चैप्टर 1, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है। ये कहाँ हो सकता है, एक छोटा सा गांव में कर सकते हैं जहां पे 50 व्यक्ति 100 व्यक्ति जो है एक जगह बैठ सकते हैं और डेली जो है उनको काम करना होगा, बैठना होगा, डिसीजन लेने होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन इतने बड़े पैमाने पे जहां पे जो है इंडिया जो है 140 करोड़ पार कर चुका है इसका पॉपुलेशन, तो इस कंडीशन में जो है आपका ये पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पर लोग जो है एक जगह बैठे और डिसाइड करें कि क्या हमें डिसीजन लेना है। नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। ये लार्ज कम्युनिटी में जो है पॉसिबल नहीं है। नॉर इट इज पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव द टाइम एंड नॉलेज टू टेक डिसीजन। साथ में बोला जा रहा है कि ये पॉसिबल यह भी नहीं है कि सभी लोगों के पास क्या हो, टाइम हो, है ना। सभी लोगों के लिए यह पॉसिबल नहीं है कि जब डिसीजन लिया जा रहा हो तो वहां पहुंच जाए। उनके पास हो सकता है टाइम नहीं हो सकता है जिसके बारे में डिसीजन लिया जा रहा है उसके पास जो है उस चीज का नॉलेज नहीं हो। तो इसलिए बोला गया कि जो है ये पॉसिबल नहीं है।
देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। इसीलिए बोला जा रहा है कि ज्यादातर जो डेमोक्रेटिक नेशंस हैं, जहां पे डेमोक्रेसी है, वहां पे क्या करते हैं लोग, अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या करते हैं, चुनते हैं। कैसे चुनते हैं, तो इलेक्शंस के थ्रू चुनते हैं। मतलब आप लोग को क्या बोला है ना, कि जहां पे डेमोक्रेसी होती है वहां पे जो है लोग क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। इज देयर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स विदाउट इलेक्शंस। बोला जा रहा है क्या, कि क्या कोई डेमोक्रेटिक वे है, तरीका है, जहां पे अपने रिप्रेजेंटेटिव को जो है बिना इलेक्शंस को चुन सकते हैं। कोई जो है डेमोक्रेटिक वे है जहां पे क्या कर सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को तो चुन सकते हैं, लेकिन इलेक्शंस के बगैर चुनना है, बिना इलेक्शंस के चुनना, कोई ऐसा तरीका है। Let us think of a place where representatives are selected on the basis of age and experience। देखिए बोला जा रहा है कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकते हैं, चुन सकते हैं। अगर एज जो है 60 ईयर्स हो चुका है, या एज जो है 40 ईयर्स हो चुका है, और वो आर्मी में होगा, एज जो है 60 ईयर्स हो चुका है, तो किसी भी अगर फील्ड में होगा तो उस फील्ड का जो है उसको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। अगर आर्मी में है 40 ईयर्स, उसने जो है अपना सर्विस दिया है, कहाँ, आर्मी में सर्विस दिया है, तो उसको क्या बनना चाहिए, डिफेंस मिनिस्टर बनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति है जो 50 साल तक जो है टीचिंग किया है ना, 50 साल तक टीचिंग किया है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको नॉलेज है, तो इसको क्या करना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहिए। तो इस आधार पे हम लोग कर सकते हैं कि एज के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से जो है बिना जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, बिना इलेक्शंस का जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। कि भाई 40 साल आपने डिफेंस में जो है आपने क्या किया, सर्विस दिया, आर्मी में सर्विस दिया, तो आप क्या बन जाइए, डायरेक्टली जाकर डिफेंस मिनिस्टर बन जाइए। आपने जो है 50 सालों तक क्या किया, या 40 सालों तक क्या किया, टीचिंग किया, पढ़ाया, तो आप क्या बन जाइए, डायरेक्टली एजुकेशन मिनिस्टर बन जाइए। ऐसी व्यवस्था हो सकती है, लेकिन इसमें भी समस्या आएगा बाबू, है ना, क्या आएगा, और ए प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, बता दिया मैंने, और नॉलेज, देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज मोर एक्सपीरियंस्ड और नॉलेजेबल। लेकिन यहाँ पे समस्या क्या है कि किसके पास कितना नॉलेज है ना, किसके पास कितना नॉलेज है, कितना उस व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस है, ये कौन पता करेगा, है ना। ठीक है, मान लिया जाए जो है हमने पढ़ाया, 10 सालों तक पढ़ाया, लेकिन पढ़ाने का एक्सपीरियंस क्या रहा है, हमने 10 साल तक क्या पढ़ाया है, इसके बारे में जो है डिसीजन कौन लेगा, है ना। तो यहां भी क्या है, समस्या है ना, डिफिकल्टीज है। बट लेट अस से दैट people can resolve these difficulties clearly, such a place does not require elections। बोला जा रहा है कि लोग जो है अपने प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे प्लेसेस पे जो है आपका इलेक्शंस का नीड नहीं है। अब समझिएगा, जहां पे बोला कि वो पीपल जो है, लोग जो है अपने समस्याओं को जो है दूर कर सकते हैं बिना इलेक्शंस का, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि वो वहां पे उस वैसे जगहों पे डेमोक्रेसी है। मतलब सोचिए कि डेमोक्रेसी की बात हो रही है, डेमोक्रेसी में इलेक्शंस ही नहीं हो, तो क्या वो सच में डेमोक्रेटिक नेशन है, वो डेमोक्रेसी कहलाएगा। हाउ डू वी फाइंड आउट इफ द पीपल थिंक लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट।
देखिए दूसरी बात है कि मान लिया जाए कि वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन गया, है ना, बिना इलेक्शंस का रिप्रेजेंटेटिव बन गया, तो कैसे पता चलेगा कि लोग उस रिप्रेजेंटेटिव को पसंद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और अगर एक बार जो है उसे चुन लिया गया, वो बन गया रिप्रेजेंटेटिव, तो उसे कैसे हटा सकते हैं भाई, है ना? ये कैसे पता होगा कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है वो रूल करेगा, किसके हिसाब से रूल करेगा? लोगों के विश के हिसाब से करेगा। लोगों की क्या इच्छा है, क्या जो विशेष है, क्या जो है वहां पे प्रॉब्लम्स है, क्या समस्या है, क्या डिफिकल्टीज है, तो कैसे पता चलेगा कि वो जो रिप्रेजेंटेटिव है लोगों के विश के अनुसार काम कर रहा है, उनके डिमांड के हिसाब से काम कर रहा है? हाउ टू मेक sure that those who are the people don't like do not remain their representatives? वही बोला जा रहा है कि अब वैसे लोगों को जो है, जो पसंद नहीं करते रिप्रेजेंटेटिव को, तो वो कैसे हटा सकते हैं? तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए एक मैकेनिज्म है, एक तरीका है, एक प्रोसेस है, जिसे हमें क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्शंस बोलते हैं। तो इलेक्शंस का बाबू लोग जो है, आप लोग यहां से डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या? अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। बोला जा रहा है कि एक मैकेनिज्म है, अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज, एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं रेगुलर इंटरवल पे। उसमें कहीं पे बताया कि रेगुलर इंटरवल पे नहीं ना? तो इलेक्शंस का डिफिनेशन यहां पे है कि अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज दियर रिप्रेजेंटेटिव्स एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शंस। इस मैकेनिज्म, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्शंस बोलते हैं। मतलब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं। इलेक्शंस जो है रेगुलर इंटरवल्स पे होते रहेगा, समय समय पे होगा, मतलब 5 सालों पे होता है इंडिया में, तो रेगुलर इंटरवल्स पे इलेक्शन हो रहा है। और अगर लोगों को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं पसंद आया, तो अगले इलेक्शन में यहाँ क्या कर सकता है? अगले इलेक्शंस में उस रिप्रेजेंटेटिव को जो है वोट नहीं देंगे, है ना, वो मेजोरिटी में नहीं आएगा, वो इलेक्शंस नहीं जीत पाएगा। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसीडर्ड इसेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसलिए बोला जा रहा है कि इलेक्शंस जो है इसेंशियल है, जरूरी है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए। जो है क्या है? इलेक्शंस जरूरी है ना? इन इलेक्शंस वोट्स, इन इलेक्शंस वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस। देखिए बोला जाए कि इलेक्शंस में जो है वोटर्स के पास चॉइसेस होनी चाहिए। और वो चॉइसेस क्या है? वो देखिए, दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम। उनके पास चॉइस होना चाहिए, लोगों के पास जो है चॉइस होना चाहिए कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा, कौन उनके लिए जो है रूल्स लाएंगे, पॉलिसी बनाएगा, है ना? तो लोगों के पास क्या होना चाहिए? चॉइस होना चाहिए कि उनके लिए कानून कौन बनाएगा। सेकंड को क्या है आपका? दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजंस। तो लोगों के पास और क्या चॉइस होना चाहिए भाई? तो लोगों के पास चॉइस होना चाहिए कि सरकार कौन सी पार्टी बनाएगी, सरकार कौन बनाएगा, और डिसीजंस कौन लेगा। लोगों के पास चॉइस होना चाहिए। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। बोला जा रहा है कि वो वैसे पार्टी को चुनेंगे जो पॉलिसी जो है उनके विश के अनुसार, उनके डिजायर के अनुसार जो है वर्क करेगी, पॉलिसी लाएगी, लॉज लाएगी, है ना? तो ये सारे के सारे देखिए यहां पे क्या है? ऑप्शंस है। क्या है? लोगों के पास क्या है ऑप्शन? ऑप्शन यह है कि
उनके पास जो है ऑप्शन यह है बच्चों कि जब इलेक्शंस होता है तो वो अलग अलग पार्टियों को क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। वो अपने जो है हिसाब से जो है वो गवर्नमेंट का जो है चूज करेंगे कि कौन सी सरकार हमारे लिए बेहतर काम कर सकती है, कौन सा सरकार हमारे लिए कानून बना सकती है, कौन सा सरकार हमारे लिए डिसीजन ले सकती है ना, और कौन सी सरकार जो है हमारे डिजायर को लेकर, हमारे विशेष को लेकर, हमारे नीड्स को लेकर जो है वो पॉलिसी बनाएगी, है ना। तो अगला टॉपिक है आपका व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक, है ना। अगला टॉपिक है आपका व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। बच्चों आज के लिए इस सेशन में इतना ही, है ना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।